नमस्कार। रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पॉलिटिशियन से करवा रहे हैं जो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को उभार कर अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। करीब 20 साल तक इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे ये जनाब काफी पढ़े लिखे हैं और इस समय एक मैगजीन के एडिटर भी हैं। वैसे तो अपनी कौम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन आज उनकी छवि महज एक फंडामेंटलिस्ट की होकर रह गई है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित सांसद सैयद शहाबुद्दीन की। फॉरेन सर्विस के अपने करियर में ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मशहूर सैयद शहाबुद्दीन पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म गेन्स हासिल करने की खातिर मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए शहाबुद्दीन न केवल मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम फंडामेंटलिज्म का सहारा लेने के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि अपने आक्रामक अंदाज और भड़काऊ भाषणों के जरिए वो मुस्लिम भावनाओं को आंदोलित कर अपनी छवि बतौर मुस्लिम कॉजेस के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध, बाबरी मस्जिद के मसले पर अयोध्या मार्च, मुसलमानों द्वारा रिपब्लिक डे के बॉयकॉट की अपील और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मांग करना उनकी इसी मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बाबरी मस्जिद मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर शहाबुद्दीन कई वर्षों तक बाबरी मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे। अपनी फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के कारण ही शहाबुद्दीन को लगातार पॉलिटिकल पार्टीज बदलनी पड़ी हैं। पहले वो जनता पार्टी में थे, फिर इंसाफ पार्टी का गठन किया, फिर जनता दल में शामिल हो गए और आजकल वो समता पार्टी में हैं। पॉलिटिक्स में आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी चुनाव लड़ना हो तो कभी किशनगंज, तो कभी मुरादाबाद, तो कभी कानपुर, उसी तरह से पार्टी हो तो कभी जनता पार्टी, मेरे ख्याल में ये आप थोड़ी मेरे साथ दल, ये समता पार्टी, ये आप मेरे साथ लीडर बदलना तो कभी चंद्रशेखर से दोस्ती तो कभी वीपी सिंह के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये समझता कि अगर मैं एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता वजीर बनने के शौक में, इख्तिदार के लालच में, तो एक बात थी, मैं समझता। और जहां तक लीडर का सवाल है, भाई मैं यकीनन कुछ लोगों का एहतराम करता हूं। उनमें से चंद्रशेखर जी भी हैं, उनमें जॉर्ज फर्नांडिस भी हैं, उनमें अटल जी भी हैं। लेकिन इस मामले में आपको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता। 91 में एक तरफ आपने एसजीपी से नॉमिनेशन फाइल कर रखा था, दूसरी तरफ जनता दल से किशनगंज से कर रखा था, जहां से जैसे जनता दल से टिकट मिला। मैं आपसे वो भी बताना चाहता हूं, आखिरी दिन, एक दिन पहले जब मैं नाउमीद हो गया कि जनता दल मुझे टिकट नहीं दे रही है, चूंकि कुछ लोग मुखालिफ थे, तो मैंने चंद्रशेखर जी से पूछा, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी और मैं मुरादाबाद दौड़ा हुआ गया, नजदीक था। और अभी मैंने नॉमिनेशन भर के मैं सर्किट हाउस वापस ही आया था कि मेरे पास खबर आई कि साहब जनता दल मेरी तलाश कर रही है, फौरन चाहते हैं दिल्ली वापस बुलाना। जनता दल की लीडरशिप मुझ पर प्रेशर डालती रही। हमारे दोस्त जॉर्ज यहां आकर के बैठ गए और लगभग उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके हवाई जहाज में भिजवा दिया। टिकट उन्होंने पहले खरीद लिया था और मैं चला गया। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको लोग क्या कहेंगे? लेकिन सुबह समाजवादी जनता पार्टी में थे, शाम को जनता दल में। एक बात तो आप ये समझें आप कि जनता, मैंने अपने नज़र से मैंने कभी अपनी लाइन नहीं बदली है। मैं तो फख्र के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि मैंने कभी सत्ता की सियासत नहीं की। सत्ता की सियासत नहीं की, सत्ता में कभी आने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, सत्ता में आने के मौके तो मुझे बहुत मिले, लेकिन मैंने कभी मौके से फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब आप जनता दल में वापस जाने के लिए फिर लालू की काफी चमचागिरी आजकल। मैं अभी हमारी पार्टी की पॉलिसी अभी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो उमड़ता एक तूफान है भाजपा का, उसे रोकना देश के हित में है और उसको रोकने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियों को मिलकर एक महाज बनाना चाहिए। आपके बारे में ये इंप्रेशन बनता कि आप हिंदू फंडामेंटलिज्म का तो विरोध करते हैं, लेकिन मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करते हैं। भाई, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है किस चिड़िया का नाम? मैंने आपसे पूछा, प्लीज डिफाइन इट। इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स करना भी तो फंडामेंटलिज्म। देखिए, इस्लाम के नाम पर क्या मतलब है, इसमें जरा फर्क कीजिए। मैं इस्लाम के नाम पर सियासत नहीं। जैसे आपको जाना जाता है कि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं करते। यही नहीं, ये भी गलत है आपका। आपने कभी मेरे पार्लियामेंट के सवाल देखे हैं? और आप देखेंगे कि 90% सवाल ऐसे हैं जिनका कि मुल्क की आम सियासत और जनता की आम सूरत हाल से ताल्लुक होता है, उनका मुसलमानों से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। लेकिन आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्यों लड़ते जो मुस्लिम डोमिनेटेड हो, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो? तो कोई नहीं है। मैं किशनगंज से मुझे बुलावा मिला, किशनगंज में गया। कानपुर में तो 20% से भी कम मुसलमान, बेंगलोर 15% मुसलमान है, मुरादाबाद 30% मुसलमान है,
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ता हूँ? शहाबुद्दीन साहब, आपके साथ फिरका परस्ती की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जब बीएचपी, बजरंग दल और जमायत इस्लामी तीनों पर बैन लगाया जाता है तो सिर्फ आप जमायत इस्लामी की बैन का विरोध करते हैं। एक दूसरा, ये जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते हैं तो उनकी आप बात कभी नहीं करते हैं। तीसरी, जब आईएसआई हिंदुस्तान में इतना खुराफात करवाती है तब भी आप उसका विरोध नहीं करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाते हैं तो आप विरोध नहीं करते हैं। और आपकी इन सारी बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। कश्मीर में जब मंदिर तोड़े गए फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में, तो मैं वाहिद शख्स था जिसने फारूक अब्दुल्ला को ख़त लिखा और कहा क्या सच्चाई है और अगर सचमुच मंदिर तोड़े गए उन्हें फ़ौरन बनवाओ। मैंने पाकिस्तान में मंदिरों के तोड़े जाने की मजम्मत की। जहाँ तक आईएसआई का सवाल है, ये कुछ प्रोपेगेंडा है और शायद इसमें कुछ हकीकत है। पंजाब कश्मीर में आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत दिए जा चुके हैं। पंजाब और कश्मीर का सवाल नहीं है। कहा तो अब ये जा रहा है कि बिहार और यूपी के हर मदरसे में आईएसआई पहुंचा हुआ है। जहां तुम आईएसआई के एजेंट को पकड़ो उसे सजा दो, ये मैं नहीं रोकता, लेकिन एक कड़ी हकीकत, एक ठोस हकीकत को सामने लाओ। स्पीक ऑफ सॉलिड फैक्ट्स एंड डोंट स्पेकुलेट। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ाने के लिए जो फंडिंग सऊदी अरब और लीबिया से होती है उसे रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि इसमें ज़्यादा प्रोपेगेंडा है और हकीकत बहुत कम है। मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी सियासी ज़रूरत के लिए यहाँ पैसे इस्तेमाल किए हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम ममालिक भी हैं और जिनमें 4 बहुत सफाई से आते हैं नाम उनके, ईरान का, इराक़ का, सऊदी अरब का और लीबिया का। शाही इमाम को लीबिया के काफ़ी करीब माना जाता है। आप शाही इमाम से पूछिए। मैं तो ये जानता हूँ कि उनके बेटे ने जब बाबरी मस्जिद टूटने वाली थी उस वक्त वो सौदा कर रहा था नरसिम्हा राव से एक ज़मीन का, जामे मस्जिद और मौलाना आज़ाद के बीच वाली ज़मीन पर एक अंडरग्राउंड कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाने के लिए। जी चाहे तो मोहन कुमार मंगलम से पूछ लीजिए। शाही इमाम के बेटे नायब इमाम ने आपको आरएसएस के एजेंट कहा। देखिए, शाही इमाम के बेटे को मैं कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि शाही इमाम का बेटा तो आज ज़बरदस्ती जामे मस्जिद का नायब इमाम बना हुआ है। जामे मस्जिद कोई ख़ानदानी चीज़ है, कोई मस्जिद कोई ख़ानदानी विरासत होती है, इसलिए मैं उसकी कोई अहमियत नहीं देता, वो जो चाहे कह ले। मुसलमानों में कितना असर है शाही इमाम उनके बेटे का? देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि शाही इमाम की लोग इज्जत करते हैं बहुत बड़े हल्के में, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान अपना वोट उनके कहने सुनने से देता है तो मैं आपकी गलतफहमी मानता हूं। लेकिन मुसलमान तो आपके कहने भी वोट नहीं देता है। मैंने कभी जज्बाती अपील नहीं की और मैं नहीं समझता कि मुसलमान वोटर इतना बेवकूफ़ है कि अब जज्बात के सहारे वो अपने वोट बर्बाद कर देता है। कभी कभी जज्बात उसके दिल पर गालिब आ जाते हैं। सैयद शहाबुद्दीन की पर्सनालिटी से जुड़ी कई और रोचक जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। शहाबुद्दीन के जितने पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं उससे कई गुना ज्यादा उनके क्रिटिक्स हैं। यहां तक कि कई मुस्लिम नेता भी शहाबुद्दीन की आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं।